गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चोटिया, मेरा नाम कैलाश चोटिया है। जैसा कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं और जो हमारा रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 11 में आपको पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान है वो पढ़ा रहा हूँ। हमारा अध्याय नंबर 8 स्थानीय स्वशासन चल रहा है, जिसमें अभी तक हमने स्थानीय स्वशासन के प्रकार, स्थानीय स्वशासन के स्वरूपों के बारे में पढ़ा है। जैसा कि ग्रामीण स्थानीय स्वशासन 73वें तथा 74वें संविधान संशोधन द्वारा ग्रामीण एवं नगरीय स्थानीय स्वशासन को सशक्त और मजबूत बनाया गया है। सशक्त और मजबूत बनाया गया है। सशक्त और मजबूत बनाया गया है, जिसके तहत ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन है वो किया गया। वहीं दूसरी तरफ शहरी स्तर में छोटे कस्बों में नगर पालिका, बड़े कस्बों में नगर परिषद और बड़े बड़े नगरों में नगर निगम का गठन है वो किया गया है। तो हमने शासन के ग्राम पंचायतों में केंद्रीकरण की बजाय विकेंद्रीकरण पर जोर दिया गया है। विकेंद्रीकरण क्या है? विकेंद्रीकरण का तात्पर्य, केंद्रीकरण का अर्थ होता है सभी शक्तियों का एक व्यक्ति के पास केंद्रित होना। विकेंद्रीकरण यानी शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का बांटा जाना, शक्तियों का बंटवारा या शक्तियों को बांटा जाना। विकेंद्रीयकरण किसे कहते हैं? शक्तियों को बांटा जाना, शक्तियों को विभाजित करना, शक्तियों को जो केंद्र से और प्रांतों से प्राप्त होने वाली जो शक्तियां हैं, केंद्र एवं प्रांतों से जो प्राप्त होने वाली शक्तियां उसे स्थानीय सरकार को सौंपना, स्थानीय सरकार को अधिक सशक्त और मजबूत करना, स्थानीय शासन को अधिक मजबूती प्रदान करना। तो विकेंद्रीकरण क्या है? शक्तियों का बांटा जाना, केंद्र और प्रांतों से शक्तियों को लेकर उसे स्थानीय स्तर पर स्थानीय इकाइयों को, स्थानीय जो शासन है, स्थानीय इकाइयाँ चाहे ग्रामीण स्थानीय इकाइयाँ हो चाहे शहरी स्थानीय इकाइयाँ, उनको सौंपना, उनको अधिक वित्तीय स्रोत या वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विकास करना, इसका उद्देश्य रहा है। तो विकेंद्रीकरण क्या है? जब शक्तियों को स्थानीय शासन में बांट दिया जाता है तो उसे हम विकेंद्रीकरण कहते हैं। दूसरी तरफ केंद्रीकरण, समस्त शक्तियों का, इकाइयों का केंद्र तक सीमित हो जाना केंद्रीकरण कहलाता है। तो विकेंद्रीकरण और केंद्रीकरण बिल्कुल विपरीत है, अपोजिट है। विकेंद्रीकरण का अभिप्राय है केंद्र और राज्य प्रांतों से शक्तियों को लेकर स्थानीय, ग्रामीण और शहरी निकायों में उन शक्तियों को सौंप देना। शक्तियों का बांटा जाना, केंद्र और प्रांतों से शक्तियों को लेकर, केंद्र और प्रांतों से शक्तियों को लेकर स्थानीय स्तर पर शक्तियों को सौंप देना, स्थानीय स्तर पर शक्तियों को समर्पित कर देना, स्थानीय स्तर पर शक्तियों को दे देना, क्या कहलाता है? विकेंद्रीकरण कहलाता है। तो पंचायतों को सहभागी लोकतंत्र स्थापित करने के साधन के रूप में देखा गया है। अंग्रेजों के शासनकाल में दिल्ली में जो गवर्नर जनरल होते थे उनके हाथों में बहुत सारी शक्तियां होती थी, और हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम की चिंताएं थी उनमें एक चिंता प्रमुख थी। इसी कारण हमारे नेताओं के लिए आज़ादी का अर्थ का आश्वासन यह था कि फैसला लेने में, जो फैसला लिया जाता है उसमें कार्यपालिका और प्रशासनिक शक्तियों के इस्तेमाल में विकेंद्रीकरण होना चाहिए। प्रशासनिक शक्तियों के इस्तेमाल का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। जैसा कि आपको बताया गया है, भारत में आज़ादी का मतलब क्या था कि समूचे भारत की आज़ादी क्या होनी चाहिए? निचले स्तर से शुरू होनी चाहिए। ग्रामों का समूह, तहसील, तहसीलों से बड़ा जिला, जिला से बड़ा
प्रांत प्रांत से बड़ा केंद्र। जैसे मैंने आपको कहा था चोल स्थानीय शासन में, चोल स्थानीय शासन जो बच्चों आपने 10वीं में पढ़ा था पहले अध्याय में, उसमें स्थानीय शासन की प्रणाली विकसित थी। आज से करीब करीब 1000 से लेकर 1100 साल पहले चोल कालीन स्थानीय शासन था, वो बहुत ही प्रसिद्ध था, जिसमें समस्त राज्य को प्रांतों जैसे मंडलम, नाडु, बलनाडु, कोट्यम, कुर्रम में बांटा गया था। हर गांव एक गणराज्य की कल्पना की गई थी, ग्राम गणराज्य की कल्पना की गई थी। इसका मतलब ये कि हर गांव को आत्मनिर्भर होना होगा, प्रत्येक गांव को आत्मनिर्भर बनाया जाए, प्रत्येक गांव है वो आत्मनिर्भर बने। तो प्रत्येक गांव आत्मनिर्भर हो एवं स्वावलंबी हो। महात्मा गांधी जी ने तो प्रत्येक गांव को गणराज्य माना है, अपने आप में गणराज्य कहा है कि गणराज्य है गांव अपने आप में। और ग्राम शासन या पंच शासन या जिसे हम पंचायत कहते हैं, उसकी कल्पना है वो उन्होंने की थी। तो ग्रामीण स्तर पर जो शासन होगा जिसमें गांव है वो प्रत्येक गांव को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाया जाएगा, जिसे हम गणराज्य कहते हैं। तो जैसा आपको पता है कि हर गांव को आत्मनिर्भर और हर मामले में खुद को निपटारे में उसे काबिल होना पड़ेगा। अनगिनत गाँवों से, अनगिनत जो गांव है भारत में, लाखों गांव हैं, ऐसा माना जाता है कि भारत में करीब 6 लाख गांव हैं। तो इस ढांचे को आगे की ओर फैलते और ऊपर चढ़ते दायरे होंगे। जीवन एक पिरामिड की तरह होगा, जीवन है वो एक पिरामिड की तरह होगा, जिसमें शीर्ष है वो आधार पर टिका होगा, जिसका शीर्ष यानी जो ऊपरी भाग है वो उसकी जो जड़ें हैं उस पर निर्भर होगा, आधार पर निर्भर होगा। कोई भी बड़ी इमारत बनती है 20 मंजिला या 30 मंजिला, तो नींव कितनी मजबूत है, नींव के ऊपर ही इमारत होगी। तो हमारे गांव मजबूत होंगे, गांव स्वावलंबी होंगे, गांव गणराज्य होंगे, गांव सशक्त होंगे, गांव मजबूत होंगे, तो केंद्र भी ज़्यादा सशक्त और मजबूत होगा। जब हमारा संविधान बना तो जैसा आपको पता है तो स्थानीय शासन का विषय प्रदेशों को सौंपा गया था। तो जो संविधान बना था तो स्थानीय शासन को, जो स्थानीय प्रशासन है, जो स्थानीय शासन है, स्थानीय शासन को प्रांतों को सौंपा गया था, प्रांतों को सौंपा गया था, जिसके तहत प्रांतों की जिम्मेदारी थी कि स्थानीय स्तर पर प्रतिनिधियों को तैयार करे, प्रतिनिधियों का चुनाव करवाए। तो इन स्थानीय शासन का विषय वो प्रांतों को सौंपा गया। संविधान में नीति निर्देशक तत्वों में भी इसी बात की चर्चा की गई। इसमें कहा गया कि देश की हर सरकार अपनी नीति से एक निर्देशक तत्व मानकर चले। जैसा कि हमने अध्याय 2 में पढ़ा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अंग होने के कारण राज्य के नीति निर्देशक तत्व स्थानीय शासन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। तो संविधान में यह प्रावधान है कि अदालती वाद के दायरे में नहीं आता और इसकी प्रकृति है वो प्रधानतः सलाह मशवरे पर आधारित है। तो जैसा कि अध्याय नंबर 2 में हमने पढ़ा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो वाद योग्य नहीं है, यानी इन्हें अदालतों के द्वारा बाध्यकारी नहीं किया जा सकता, ये वाद योग्य नहीं है और ये अदालती वाद के दायरे में नहीं आते। इन्हें लागू करना या न करना राज्य पर निर्भर है। तो नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्व है वो वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है। तो यदि कोई नीति निर्देशक तत्व को लागू नहीं करता तो उसके लिए हम अदालत की शरण में नहीं जा सकते, ये वाद योग्य नहीं है। अदालत में नहीं जाया जा सकता, नहीं जाया जा सकता है, इन्हें अदालत में नहीं ले जाया जा सकता, इनको अदालत में नहीं सौंपा जा सकता। तो वाद योग्य नहीं है, अदालत में नहीं ले जाया जा सकता। ऐसा लगता है कि स्थानीय शासन के मसले पर, जिसे पंचायत भी शामिल है, संविधान में यथाचित महत्व नहीं दिया गया था। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? कुछ कारण बताए गए। पहली बात कि यह देश विभाजन की खलबली के कारण संविधान का झुकाव केंद्र को मजबूत बनाने का रहा।
वो संविधान जो हम आपको पता है कि स्वतंत्रता के साथ ही हमारे देश में विभाजन हो गया, और जो विभाजन के कारण जो सांप्रदायिक दंगे, सांप्रदायिक हिंसा हुई, जिसके कारण जो हमारे संविधान निर्माता थे उनका झुकाव हमेशा केंद्र को अधिक सशक्त और मजबूत बनाने का था। हमारा जो संविधान निर्माता थे वो ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से प्रभावित थे, जिसके तहत केंद्र को अधिक सशक्त और मजबूत बनाया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद अति स्थानीयवाद को राष्ट्र के लिए एकता और अखंडता के लिए खतरा मानते थे। तो हमारे जो संविधान निर्माता थे वो सशक्त केंद्र के पक्षधर थे, सशक्त केंद्र के पक्षधर थे, सशक्त केंद्र के पक्षधर थे। और दूसरा, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी नहीं चाहिए थे कि स्थानीय जो शासन है या स्थानीय जो सरकारें हैं वो ज़्यादा सशक्त हो। स्थानीय सरकारें हैं वो उनकी मजबूती नहीं चाहती, स्थानीय सरकारों को अधिक सशक्त और मजबूत है वो नहीं चाहते थे। ज़्यादा सशक्त स्थानीय सरकार है वो देश की एकता के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए, एकता और अखंडता के लिए उसे वो खतरा मानते थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो स्थानीय सरकार, ज़्यादा सशक्त स्थानीय सरकार को देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा मानते थे। दूसरे हम जो हमारे संविधान निर्माता थे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, वो एक मजबूत आवाज़ उठा रहे थे। उनका मानना था कि ग्रामीण भारत में जाति पाति और आपसी फूट का बोलबाला, जो ग्रामीण भारत है उसमें जाति पाति, जातिगत भेदभाव, जातिगत आचरण, जातिगत असमानता वो ज़्यादा व्याप्त है। स्थानीय शासन का उद्देश्य तो बड़ा है, लेकिन ग्रामीण भारत में ऐसे माहौल के उद्देश्य ही मटियामेट हो जाएंगे। तो जो ग्रामीण भारत है वो हमारे उसमें अधिक जातिवाद है, ग्रामीण भारत में ज़्यादा फूट है। स्थानीय शासन का उद्देश्य तो अच्छा है, लेकिन ग्रामीण भारत में ऐसे माहौल में यह उद्देश्य मटियामेट हो जाएगा और सशक्त केंद्र का निर्माण नहीं हो पाएगा। तो जैसा कि हमारे संविधान निर्माता खुद चाहते थे कि जो स्थानीय शासन है, क्योंकि स्थानीय शासन है वो गांव से चुना जाता है और गांव में जाति पाति भेदभाव, जातिगत असमानता व्याप्त है। स्थानीय शासन का उद्देश्य तो बहुत अच्छा है, लेकिन यदि ग्रामीण शासन में स्थानीय शासन को ऐसा माहौल होगा तो हमारा जो उद्देश्य है ग्रामीण स्थानीय शासन का वो मटियामेट हो जाएगा। बहरहाल किसी भी सदस्य ने विकास योजनाओं में जन भागीदारी के महत्व को इनकार नहीं किया। किसी भी संविधान के सदस्य ने जन भागीदारी, स्थानीय स्तर पर जन भागीदारी होनी चाहिए, जन भागीदारी के महत्व को स्वीकार किया कि जन भागीदारी होनी चाहिए। जनता की भागीदारी महत्वपूर्ण है, जनता की भागीदारी अहम है, जनता की सशक्त और मजबूत भागीदारी होनी चाहिए। ये सशक्त और मजबूत लोकतंत्र का आधार है। भारत में लोकतंत्र का आधार ग्राम पंचायत हो। भारत में उनका मानना था कि भारत में जो ग्राम पंचायत है उन्हें सशक्त बनाया जाए, उन्हें मजबूत बनाया जाए, लेकिन उन्हें यह गहरी चिंता भी थी। आपको पता है कि गांव में जातिवाद और आपसी फूट ज़्यादा थी। आपसी है वो फूट, जातिगत फूट होती थी तो ये ज़्यादा थी। तो गांव में गुटबाजी तथा अन्य बुराइयों के मौजूदा होते ऐसा संभव नहीं था। तो गांव में गुटबाजी ज़्यादा होती है और अन्य बुराइयों के होते ऐसा शायद संभव नहीं था कि जिसके तहत स्थानीय शासन को अधिक सशक्त और मजबूत बनाने का उस समय संविधान निर्माताओं ने प्रयास किया था। इसलिए जो नीति निर्देशक तत्व है उन्हें प्रांतों के अधीन रखा गया था और नीति निर्देशक तत्व को वाद योग्य नहीं बनाया गया था, यानी अदालत में इसकी शरण नहीं ली जा सकती। अब हम देखते हैं कि स्वतंत्र भारत में स्थानीय शासन, जैसा आपको पता है कि संविधान की 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद स्थानीय शासन को अधिक सशक्त और मजबूत बनाया गया है, लेकिन इससे पहले भी स्थानीय शासन के निकाय बनाने के लिए कुछ प्रयास हो चुके थे। स्थानीय शासन के निकाय बनाने के प्रयास हो चुके थे। इस सिलसिले में पहला नाम आता 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का
नाम आता है। तो संविधान में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद स्थानीय शासन को सशक्त और मजबूत बनाया गया था। सबसे पहले जो स्थानीय निकाय को सशक्त और मजबूत बनाने का जो पहला प्रयास किया गया था, वो प्रयास 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम अपनाया गया था। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के द्वारा इसे और अधिक सशक्त और मजबूत बनाने का प्रयास है वो हुआ था। इस कार्यक्रम के पीछे क्या सोच थी कि स्थानीय विकास की विभिन्न गतिविधियों में जनता की भागीदारी हो, और इसी पृष्ठभूमि के चलते तहत इसी पृष्ठभूमि में ग्रामीण इलाकों के लिए एक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की उसकी सिफारिश की गई थी। जो त्रिस्तरीय पंचायती राज सिस्टम क्या है? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर क्या हो? ग्राम पंचायत। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति हो, और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाए। जिला स्तर पर जिला परिषद है उसका निर्माण किया गया। तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाए। ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत सुझाव दिए गए थे। कुछ प्रदेशों में जैसे कि गुजरात और महाराष्ट्र में सन 1960 में निर्वाचन द्वारा बने स्थानीय निकाय की प्रणाली को अपनाया गया था। लेकिन अनेक प्रदेशों 1960 में तो गुजरात और मुंबई प्रांत था, वो गुजरात और महाराष्ट्र में बंट गया था। 1960 के बाद में इसका विभाजन हो गया था। 1960 में बम्बई से ही महाराष्ट्र और गुजरात है उनकी उत्पत्ति हुई। लेकिन अनेक प्रदेशों में स्थानीय निकायों को इतनी शक्ति नहीं दी गई थी कि वे स्थानीय विकास की देखभाल कर सकें। ये निकाय वित्तीय मदद के लिए सीधे केंद्र पर निर्भर थे, क्योंकि जो स्थानीय निकाय थे वो मदद के लिए, वित्तीय आवश्यकता के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा केंद्र पर निर्भर थे। कई प्रदेशों में तो यहाँ तक नहीं माना कि निर्वाचन द्वारा स्थानीय निकाय स्थापित करने की जरूरत भी है। ऐसे में उदाहरण है जहाँ स्थानीय निकायों को भंग करके स्थानीय शासन का जिम्मेदारी है वो सरकारी अधिकारी को, ऐसे भी हमारे पास कई उदाहरण मिलते हैं जिसमें स्थानीय निकायों को भंग कर दिया गया था और स्थानीय शासन की जिम्मेदारी है वो सरकारी अधिकारी या सरकारी विभागों को सौंपी गई थी। कई प्रदेशों में अधिकांश स्थानीय निकायों के चुनाव है वो अप्रत्यक्ष होते थे, कई साल तक उनके चुनाव नहीं होते थे। अनेक प्रदेशों में स्थानीय निकायों के चुनाव है वो कई समय विलंब से होते थे और समय पर नहीं होते थे, और समय पर होने पर उन्हें स्थगित भी कर दिया जाता था। तो इस प्रकार देखते हैं कि जो स्थानीय निकाय थे उसके प्रति जो स्वतंत्रता के बाद 1960 और 70 के दशक तक भी उनकी रुचि नहीं थी। स्थानीय निकायों को भंग कर दिया जाता था, उनका काम स्थानीय अधिकारियों को सौंप दिया जाता था। इसके अतिरिक्त जो स्थानीय निकाय के चुनाव है वो ज़्यादातर समय पर भी नहीं होते थे। तो सन 1987 के बाद स्थानीय शासन की संस्थाओं का गहन पुनर्वलोकन किया गया। 1989 में पी.के. थुंगन समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की। तो 1989 में पी.के. थुंगन की थुंगन समिति ने क्या सुझाव दिया था? इस समिति ने सुझाव दिया था कि स्थानीय शासन के निकायों को, जो स्थानीय शासन के निकाय हैं, स्थानीय निकाय की जो इकाइयाँ हैं, स्थानीय निकायों या स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, ये उन्होंने सिफारिश की थी। समिति ने ये भी सिफारिश की थी
कि स्थानीय शासन की जो संस्थाएं हैं उनके चुनाव हमेशा समय पर होने चाहिए, यानी कि 5 वर्ष के बाद में, और उनके समुचित कार्यों की सूची तैयार करना और इन संस्थाओं को धन प्रदान करने के लिए संविधान में संशोधन किया जाए। इन्हें धन प्रदान करने के लिए, उन्हें सशक्त करने के लिए, उनको शक्तिशाली बनाने के लिए उनके वित्तीय स्रोतों पर निर्भरता कम से कम हो, इसके लिए संविधान में आवश्यक संशोधन भी किए जाए। तो 1989 में पी.के. थुंगन समिति ने एक स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा देने का प्रावधान रखा, उसकी सिफारिश की। इसके साथ ही समिति ने यह भी सिफारिश की कि इन स्थानीय निकायों के चुनाव समय पर हो, समय पर इनके चुनाव कराए जाएं। इनके वित्तीय स्रोत पर इनकी केंद्र की निर्भरता को कम करने के लिए संविधान में पर्याप्त है वो संशोधन किए जाए। संविधान का 73वां और 74वां संशोधन। सन 1989 में केंद्र सरकार ने 2 संविधान संशोधन की बात को आगे बढ़ाया। 2 संविधान संशोधन की, 73वें और 74वें संशोधन की बात को आगे बढ़ाया। इसका उद्देश्य था स्थानीय शासन को मजबूत करना। तो 73वें और 74वें संशोधन की बात है वो केंद्र ने आगे बढ़ाई थी संशोधन करने की, जिसके तहत स्थानीय निकायों को, स्थानीय निकाय हैं ग्रामीण हो या चाहे शहरी, स्थानीय निकायों को मजबूत बनाने का प्रयास किया गया था। 73वें 74वें संविधान संशोधन के द्वारा स्थानीय इकाइयों, स्थानीय निकायों को सशक्त और मजबूत बनाने का प्रयास किया गया था। पूरे देश में इसका कामकाज और बनावट में एकरूपता लाई गई थी। बाद में क्या किया गया था? 1992 में संविधान में 73वां और 74वां संशोधन है 1992 में पारित हुआ। 1992 में 73वां तथा 74वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ। संविधान संशोधन को संसद ने पारित कर दिया। 74वें संशोधन को संसद द्वारा पारित कर दिया गया। संसद द्वारा पारित किया गया। संसद द्वारा पारित किया गया। इसे संसद द्वारा पारित है वो किया गया। तो संसद ने इसे पारित कर दिया। संविधान का जो 73वां संविधान संशोधन है वो ग्रामीण स्थानीय निकाय से जुड़ा है, जिसे हम पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था कहते हैं। संविधान का 74वां है वो शहरी स्थानीय, 73वां वो है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, जिसे हम पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं। पंचायती राज व्यवस्था। और 74वां है वो शहरी स्थानीय निकाय, शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित है। शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित है। 73वां है वो ग्रामीण स्थानीय निकायों से संबंधित है, जिसे हम पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं। और 74वां है वो शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित है। इसके लिए 1993 में 73वां और 74वां संशोधन लागू हुआ। 1993 में 73वां और 74वां, 1993 के वर्ष में 73वां और 74वां संशोधन लागू हो गया। संसद ने 1992 में इसे पारित किया। उसे 1992 में 73वें और 74वें संशोधन को संसद ने पारित किया। संविधान का जो 73वां संशोधन है वो ग्रामीण स्थानीय निकायों से जुड़ा हुआ है, जिसे हम पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था कहते हैं। इनका संबंध पंचायती राज व्यवस्थाओं से है। संविधान का जो 74वां संशोधन है वो शहरी स्थानीय निकायों से जुड़ा हुआ है, जिसमें भी त्रिस्तरीय व्यवस्था, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम। और ग्रामीण स्तर में पंचायती राज की जो व्यवस्था है त्रिस्तरीय है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। उसी प्रकार शहरी स्थानीय निकाय, उसमें नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम। जो छोटे कस्बे हैं वहाँ पर नगर पालिका, बड़े जो छोटे शहर हैं या छोटे शहर हैं या बड़े कस्बे हैं वहाँ पर नगर परिषद, और जो बड़े नगर हैं जयपुर जैसे वहाँ पर नगर निगम का गठन किया गया। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद। उसी प्रकार नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। तो 73वां
और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में संसद द्वारा पारित किया गया और उसे 1993 में इसे लागू कर दिया गया। 1993 में 73वां और 74वां दोनों संविधान संशोधन है वो लागू हुआ। तो बेटा मैंने आपको आज बताया है, इसको लिख कर बताया, इसको लिखना है, याद करना है, ये आपका होमवर्क है, इसको आपको टॉपिक वाइज लिखना है। धन्यवाद।